हेलो स्टूडेंट, हमने एसिड बेस सोल्ट कॉन्सेप्ट के अंदर हम स्टडी कर रहे थे बेटा। उसके अंदर हमने एसिड के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने एसिड के क्लासिफिकेशन, उसकी रिएक्शंस के बारे में लास्ट टाइम पे स्टडी कर लिया। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एसिड के प्रिपरेशन और उनके यूजेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हालांकि आज के इस वीडियो में समझने का पॉइंट कम है, बट ये इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो आपके हायर क्लासों में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो देखिएगा, आज हमारा पॉइंट है यूजेज ऑफ एसिड्स। हमने जो भी एसिड पढ़े उन एसिड्स का यूज क्या है। तो इसमें हम सबसे फर्स्ट जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। तो ध्यान रखना, हम जिसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2SO4। सबसे पहले अगर हम इसके प्रिपरेशन की बात करें तो इसको हम जिस मेथड से बनाते हैं उसको बोलते हैं बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अर्थात H2SO4 का प्रिपरेशन जिस मेथड से होता है उसे हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। तो ध्यान दें, मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, अर्थात इसको हम जिस प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। अर्थात इसका जो प्रिपरेशन होता है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के वाया होता है। कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है, तो मैं इसके प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो इसको बनाने के लिए सल्फ़र या कोई भी सल्फाइड का ऑर्स, हम सल्फ़र या सल्फाइड ओर्स बोलते हैं अयस्क। अर्थात हम इस मिट्टी को जब खोदते हैं तो वहाँ से हमें जो सबसे पहले पदार्थ ऑब्टेन होता है वो मिनरल्स होता है, और उसको हम ओर्स में चेंज करते हैं। तो सल्फ़र या हम यहाँ पर जो भी आपका सल्फाइड ओर्स है उस सल्फाइड ओर्स को यूज करेंगे। इनको हम क्या करेंगे, बर्न इन एयर, अर्थात O2, अर्थात इनको हम O2 की प्रेजेंस में क्या करेंगे, जलाएंगे। जब हम इनको O2 की प्रेजेंस में जलाएंगे तो यहाँ से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ये इसका स्टेप नंबर 1 है बेटा। अब आपके पास जो सल्फर डाइऑक्साइड बना है ये वापस रिएक्शन करेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो O2 के साथ रिएक्शन करता है, किसकी प्रेजेंस में, तो ये करेगा इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। और वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, कैटालिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये कैटालिस्ट है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, जिसके प्रेजेंस में हम यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं। ये आपका स्टेप नंबर 2 है। और बेटा ये स्टेप आपका एक्सोथर्मिक होता है, अर्थात यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। और एक्सोथर्मिक होने के साथ साथ में ये प्रोसेस आपका रिवर्सिबल भी है। रिवर्सिबल से मतलब है कि ये फॉरवर्ड से बैकवर्ड और बैकवर्ड से फॉरवर्ड होता रहता है, इसलिए मैंने इसको रिवर्सिबल बोला है। और एक्सोथर्मिक का मतलब है यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। अब आप देखो, SO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करता है बेटा, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब नेक्स्ट स्टेप में H2SO4, कौन सा, कंसर्टेड H2SO4 इसमें मिला देते हैं। तो जैसे ही हम इसमें कंसर्टेड H2SO4 मिलाते हैं तो ये इसका स्टेप नंबर 3 है। तो यहाँ से H2S2O7, इसको बोलते हैं बेटा ओलियम। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ओलियम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आपका जो ये ओलियम बना है, इस ओलियम का हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे। डाइल्यूशन विद H2O वाटर के साथ, अर्थात इसमें हम वाटर मिला देंगे। और जब इसका हम यहाँ से डाइल्यूशन करेंगे वाटर के साथ तो हमें यहाँ से
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा उसकी जो कंसंट्रेशन होगी अर्थात उसकी जो प्यूरिफिकेशन होगा वो 96 से 98% होगा। तो ध्यान दें, हमारा पहला पॉइंट था सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, और ध्यान रखना मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस को हम बनाते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में स्टेप फर्स्ट में सल्फर को पहले ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो SO2 बनेगी। SO2 की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में SO3 बनेगी। SO3 में H2SO4 मिलाएंगे, ओलियम बनेगा। ओलियम को डाइल्यूट करेंगे, H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, H2SO4 को हम किंग ऑफ एसिड्स भी बोलते हैं, अर्थात बेटा इसे हम अम्लों का राजा अर्थात एसिड्स का ये राजा होता है, इसलिए इसको हम किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके यूजेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेज के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, अर्थात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मतलब ये अगले का ऑक्सीडेशन करता है, अर्थात ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर, दूसरे का ऑक्सीडेशन करने का काम करेगा ये। अब आती है बात यूजेज में सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट। तो सबसे फर्स्ट और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो यह है कि मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, अर्थात इसके द्वारा किसका मतलब फॉर्मेशन किया जाता है, फर्टिलाइजर्स का फॉर्मेशन किया जाता है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स अर्थात इसके वाया फर्टिलाइजर्स का फॉर्मेशन होता है। अब आप बताओ कौन कौन से फर्टिलाइजर्स इसके द्वारा बनते हैं। तो अगर मैं फर्टिलाइजर्स में बात करूँ तो इसके द्वारा बनेगा एक तो अमोनियम सल्फेट, और एक बनता है इसके द्वारा सुपर फास्फेट। एक बनेगा अमोनियम सल्फेट और एक बनता है सुपर फास्फेट। अमोनियम सल्फेट का तो फॉर्मूला होगा NH42SO4। तो इसका फर्स्ट यूज है मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, इसके द्वारा फर्टिलाइजर्स का फॉर्मेशन किया जाता है। सेकेंड इसका इम्पोर्टेंट यूज है मेटलर्जिकल एप्लीकेंट्स में, अर्थात हमारे जो मेटलर्जी प्रोसेस होते हैं उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। मेटलर्जिकल एप्लीकेंट से मतलब क्या है कि हमें कोई भी मेटल को ऑब्टेन करना है तो अर्थ से हमें डायरेक्ट कोई भी मेटल ऑब्टेन नहीं होती, वो हमें मिनरल्स के रूप में ऑब्टेन होती है। फिर उसके मिनरल को ओर्स में चेंज किया जाता है, फिर उसका प्यूरिफिकेशन करके हम प्योर मेटल बनाते हैं। तो इसके अंदर हम इसको मेटलर्जिकल एप्लीकेंट्स में यूज करते हैं। तो इसका यूज करते हैं हम मेटलर्जिकल एप्लीकेंट्स। अब मेटलर्जिकल एप्लीकेंट से मतलब क्या है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि देखिएगा, हम कोई भी अंडरग्राउंड जब पाइप लगाते हैं, जैसे ये आयरन का पाइप है, इसको हम अंडरग्राउंड डालेंगे तो आपको पता है इसके चारों तरफ क्या होगा, कोरेजेंस हो जाएगा, अर्थात इस पर जंग लग जाएगा, रोस्टिंग हो जाएगा। तो जब इसके हम रखेंगे तो यहाँ से ये रोस्टिंग हो जाएगा, इस पर जंग लग जाएगा। अब आपको पता है कि ये पाइप जंग लगते ही ख़राब हो जाएगा, तो इस पाइप को हम जंग से बचाने के लिए अर्थात रोस्टिंग से बचाने के लिए इसके अराउंड चारों तरफ यहाँ पर किसी दूसरे मेटल अर्थात यहाँ पर हम जिंक मेटल का प्लेटिंग कर देते हैं, अर्थात इस पर कोटिंग कर देते हैं। तो इसके चारों तरफ जिंक की कोटिंग हम कर देते हैं, और ये जिंक की जो कोटिंग है यही एक मेटलर्जिकल एप्लीकेंट्स का पार्ट है। दूसरा अगर हम बात करें तो जैसे देखिएगा, ये मेटल आपकी है, कोई सी भी मेटल फर्स्ट है ये, और इस मेटल पर हम दूसरी मेटल, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपके पास कोई भी आपका ऑर्नामेंट्स है वो एजी सिल्वर का है, अर्थात चांदी का कोई भी एक गहना है, उसके पर अगर हम सोने की प्लेटिंग करना चाहें तो वो भी इसी के मेथड से करते हैं। तो एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की जो लेपिंग की जाती है उस लेपिंग को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस भी इसी के वाया किया जाता है। तो मेटलर्जिकल एप्लीकेंट्स में इसको यूज करते हैं। उनमें से जो आपका फर्स्ट है जिंक का लेप, तो पहला है आपका कोटिंग ऑफ जिंक अराउंड आयरन पाइप। आपके आयरन के पाइप के चारों तरफ जिंक की जो कोटिंग है उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन।
तो इसके लिए हम यूज करेंगे गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। अब बात आती है एक मेटल पर दूसरी मेटल का लेप। तो सेकंड हो गया आपका कोटिंग ऑफ वन मेटल ऑन अनदर मेटल। एक मेटल पर दूसरी मेटल की जो कोटिंग होती है, और इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। इसके अलावा इसका यूज हम करते हैं क्लीनिंग मेटल बिफोर इनिमेलिंग, अर्थात मेटल जो होती है उसको प्यूरिफाई करने से पहले इसको क्लीन किया जाता है, वो भी इसी के वाया किया जाता है। तो तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो हो जाएगा क्लीनिंग मेटल्स बिफोर इनिमेलिंग, अर्थात मेटल को प्यूरिफाई करने से पहले इसी के वाया साफ किया जाता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसकी एप्लीकेशन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा इसका थर्ड एप्लीकेशन है स्टोरेज ऑफ बैटरी, स्टोरेज बैटरीज, अर्थात हमारे घर के अंदर जो बैटरी आती है, आपने देखी होगी 6 वोल्ट की बैटरी, ऐसे उसमें ये केप लगे होते हैं। इस बैटरी के अंदर भी हम क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को ही भरते हैं। तो बैटरी के अंदर भी आपके सल्फ्यूरिक एसिड को ही भरा जाता है। नंबर 4, अगर नंबर 4 में मैं बात करूं तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग, कहने का मतलब पेट्रोल के प्यूरिफिकेशन के लिए भी हम इसी को यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका पेट्रोलियम रिफाइनिंग, अर्थात पेट्रोल के प्यूरिफिकेशन में भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। नंबर 5 में अगर हम बात करें तो आपके जितने भी पिगमेंट्स, डाई, पेंट, इनके फॉर्मेशन में भी हम इसको यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका मैन्युफैक्चर्ड ऑफ पिगमेंट्स, पेंट्स एंड डाइज। तो डाई, पिगमेंट और आपके जो पेंट है उनके फॉर्मेशन में भी हम इसको यूज करते हैं। अब बात आती है कि इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन में आपका जो H2SO4 है, इसको हम सोप या डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज, अर्थात जो साबुन होता है, साबुन बनाने के अंदर भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। तो इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन होगा डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज। तो इसका यूज हम डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में भी करते हैं। इसी के साथ आपका ये सल्फ्यूरिक एसिड का एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम यहाँ से सेकंड स्टार्ट करेंगे, नाइट्रिक एसिड। सेकंड है हमारा नाइट्रिक एसिड और इसका फॉर्मूला होता है बेटा HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3। अब सबसे पहले इसका मैन्युफैक्चर, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस से और इसका मैन्युफैक्चर करते हैं ओस्टवार्ड प्रोसेस से। तो पहला पॉइंट है मैन्युफैक्चर्ड बाय ओस्टवार्ड प्रोसेस, अर्थात इसका मैन्युफैक्चर जिस मेथड से करते हैं उस मेथड को हम ओस्टवार्ड प्रोसेस बोलते हैं। क्या होता है ओस्टवार्ड प्रोसेस, वो देखिएगा। अर्थात इसका प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे अमोनिया गैस और उसका रिएक्शन करेंगे O2 के साथ, एयर, अर्थात हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर है उसके साथ रिएक्शन करेंगे। ये रिएक्शन होगा PT, जो कि यहाँ पर कैटालिस्ट है प्लेटिनियम की प्रेजेंस में, और होगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड और 9 बार, अर्थात ये तो है इसमें टेम्परेचर और ये है इसमें प्रेशर। इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पर रिएक्शन करेंगे। ये इसका स्टेप नंबर 1 है।
जब इनके बीच में यहाँ से रिएक्शन होगी तो यहाँ से बनेगा NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये जो NO बना है इसका रिएक्शन अगेन हम O2 के साथ कर देंगे, ये आपका स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। तो जो NO बना है उसका रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करेंगे, आपका ये स्टेप नंबर 2 होगा और इससे बन जाएगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब आपका ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है इसके अंदर हम क्या मिला देंगे, वाटर। तो इसमें वाटर मिलाते ही बताओ क्या ऑब्टेन हो जाएगा, HNO3, अर्थात हमें यहाँ से नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगा। और जो नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन होगा तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड था 96 से 98, वैसे यहाँ से जो नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन होता है वो आपका 68% प्यूरीफाई होता है। तो ये है ओस्टवार्ड प्रोसेस। तो ध्यान रखना, अमोनिया के साथ एयर की रिएक्शन करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, फिर एयर पास करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर वाटर के साथ करेंगे, HNO3 बन जाएगा। तो ये होता है नाइट्रिक एसिड। अब अगर इस नाइट्रिक एसिड की कुछ पहले प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूं तो नाइट्रिक एसिड जो होता है वो H2SO4 की कंपेयर में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ध्यान दें, कंसर्टेड HNO3 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना, आपका कंसर्टेड HNO3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ध्यान रखना आपकी जो नोबल मेटल्स होती है उनके ऊपर रिएक्शन नहीं करता, अर्थात उनका ऑक्सीडेशन नहीं करता। बट नॉट अटैक्स ऑन नोबल मेटल्स, बट अपन की जो नोबल मेटल्स होती है उन पर ये अटैक नहीं करता। नोबल मेटल कौन सी होती है, हमने इससे पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, गोल्ड है, सिल्वर है और प्लेटिनियम है। ये वो मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन नहीं करती, अर्थात ये मेटल आपकी इनर्ट मेटल है जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती। तो ध्यान रखना, आपका जो कंसंट्रेटेड HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, बट वो नोबल मेटल पर अटैक नहीं करेगा। अब देख, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये मेटल के साथ साथ नॉन मेटल को भी क्या करता है बेटा, ऑक्सीडाइज करता है, जबकि H2SO4 में इतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो हम क्या लिखेंगे वो ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडाइजेज metals as well as non metals। तो ध्यान रखना, आपका जो HNO3 होता है वो मेटल के साथ साथ नॉन मेटल्स जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इन सब नॉन मेटल्स को भी क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। और मेटल में जैसे मैं लूँ तो जिंक है, कॉपर है, अर्थात आपकी जो लो रिएक्टिव मेटल्स है उनके जैसे जिंक है, कॉपर है, इनको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके यूजेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम इसके यूजेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका भी सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट यूज वही है, फर्टिलाइजर्स का फॉर्मेशन करना। तो मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, अर्थात इसके वाया भी फर्टिलाइजर्स का फॉर्मेशन किया जाता है और इससे जो फर्टिलाइजर्स बनेगा वो बनेगा, तो उससे अमोनियम सल्फेट बनता था और इससे जो फर्टिलाइजर्स का फॉर्मेशन होता है वो है अमोनियम नाइट्रेट। तो इसके वाया अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन किया जाता है। नंबर 2, अगर नंबर 2 में मैं बात करूं तो यहाँ से मैन्युफैक्चर्ड ऑफ एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स। अब आप बताओ एक्सप्लोजिव का मतलब क्या होता है। एक्सप्लोजिव का मतलब होता है बेटा विस्फोटक, अर्थात इसके वाया विस्फोटक पदार्थों का फॉर्मेशन किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि जयपुर के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर TNT, ट्राई नाइट्रोटोलून और नाइट्रोग्लिसरीन मिलाया गया था और वो दोनों इसी से बनाए जाते हैं और ये एक्सप्लोजिव मेटल में। तो ध्यान रखना, मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव कंपाउंड सच एज, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है TNT। क्या होगी इसकी फुल फॉर्म, ट्राई, T से ट्राई, N से नाइट्रो और T से हो जाएगा टोलुइन, और एक होता है इसमें नाइट्रोग्लिसरीन।
तो एक हो गया नाइट्रोग्लिसरीन और एक हो गया ट्राई नाइट्रोटोलुइन। तो ये दोनों ही आपके एक्सप्लोजिव है और हमारे जो जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर ये दोनों यूज किए गए थे। तो ये किसके अंदर काम आते हैं? बॉम्ब बनाने के अंदर काम आते हैं। अब अगला आता है नंबर 3। नंबर 3 में मैं बात करूं तो आपका कंसंट्रेटेड HNO3 ये जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से आपके जो रॉकेट्स होते हैं उन रॉकेट्स के अंदर फ्यूल के रूप में, जिनके अंदर ऐसे धुआं निकलता है, उनके फ्यूल के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल, अर्थात रॉकेट के फ्यूल के अंदर ये ऑक्सीडाइजर्स के रूप में भी काम करता है। अर्थात जो फ्यूल हम ले रहे हैं उस फ्यूल का ऑक्सीडाइजिंग कर देगा, उसको जल्दी तोड़ेगा तो वहाँ से क्या होगा? ज़्यादा फ्यूल ऑब्टेन होगा, इससे आपका रॉकेट ज़्यादा स्पीड से ऊपर की ओर जाएगा। और नंबर 4 के अंदर वही मेटलर्जी प्रोसेस में भी हम इसको यूज करते हैं। अर्थात आपकी जो स्टील आती है, अर्थात हमारे जो बर्तन होते हैं घरों में, उन बर्तन के अंदर उनको प्यूरीफाई करने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन होगा पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो ध्यान रखना, इसको हम पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील के अंदर भी यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? पिकलिंग का मतलब होता है अम्लोपचार, अर्थात उसमें कोई भी अगर इम्प्योरिटीज हो जाती है तो उसको प्यूरीफाई करने के लिए हम HNO3 को यूज करते हैं। इसी के साथ आपका ये नाइट्रिक एसिड के एप्लीकेशन कंप्लीट होते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नंबर 3 एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नंबर 3 में आपका आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCl। ये हमारे सॉलिड मतलब लिक्विड और गैस दोनों फॉर्म में है, बट लैब के अंदर लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। अब सबसे पहले आता है इसका प्रिपरेशन, किसको कैसे बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं है। जैसे H2SO4 में कॉन्टैक्ट था, HNO3 में ओस्टवार्ड था, बट इसका कोई स्पेशल मेथड नहीं है। इसको हम डायरेक्ट बना लेते हैं। तो इसको डायरेक्ट बनाने के लिए हम NaCl, जिसको क्या बोलते हैं? कॉमन सोल्ट, नमक कॉमन सोल्ट है, इस कॉमन सोल्ट का रिएक्शन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ 420 केल्विन। अब आप देखो, जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो ये तो बना लेगा क्या? NaHSO4 अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट और बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक। इसके अलावा अगर हम इसको और बनाना चाहें तो इससे भी बना सकते हैं। तो आपका जो NaHSO4 अमोनियम हाइड्रोजन जो सल्फेट बना है, इसका रिएक्शन करा दो वापस NaCl के साथ 823 केल्विन पर। तो यहाँ से क्या होगा? ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा क्या? Na2SO4 नाइट्रोजन सल्फेट तो बना लेगा Na2SO4 और H और Cl मिलकर क्या बना लेगा? HCl। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब आता है इसके यूज से पहले मैं एक बात बता दूं आपको। एक टर्म चलता है एक्वा रेजिया, ध्यान रखना। एक्वा रेजिया इसको बोलते हैं भभकता हुआ द्रव, अर्थात ये बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। ये बहुत ज़्यादा क्या होता है बेटा? डेंजर होता है। डेंजर क्यों होता है ज़्यादा? उसका रीज़न है क्योंकि अभी हमने कहा था कि गोल्ड, Ag और प्लेटिनियम जो है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, बट उनको भी ये डिजोल्व कर देता है। तो क्या होता है? एक्वा रेजिया कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दोनों को लेंगे और दोनों का क्या हो जाएगा? 3:1 लेंगे, अर्थात 3 HCl का और 1 हम नाइट्रिक एसिड का यूज करेंगे। इनको मिला देंगे तो इससे जो सॉल्यूशन होगा उसको हम एक्वा रेजिया बोलते हैं। और एक्वा रेजिया जो सॉल्यूशन होता है वो आपकी नॉन इनर्ट मेटल है, उसको भी डिजोल्व करने के काम आता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? यूज फॉर डिजोल्विंग नोबल मेटल्स। कौन कौन सी थी? सच एज गोल्ड है, Ag है और प्लेटिनम है। इन तीनों को भी इसके द्वारा डिजोल्व कर दिया जाता है। तो याद रखना, एक्वा रेजिया
ये होता है कंसंट्रेटेड HCl और HNO3 का 3:1 और इसको हम जनरली यूज करते हैं नोबल मेटल के डिजोल्व करने के लिए। अब आते हैं इसके यूजेज। इसके यूजेज में सबसे पहला यूज है मैन्युफैक्चर ऑफ, एक तो क्लोरीन गैस का मैन्युफैक्चर, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन और इसके अलावा ग्लूकोज के फॉर्मेशन में भी इसको हम यूज करते हैं। तो मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन गैस, अमोनियम क्लोराइड और ग्लूकोज के अंदर हम इसको यूज करते हैं। और दूसरा है आपका क्लीनिंग मेटेलिक आइटम्स, अर्थात आपके जो मेटल से बनने वाले आइटम हैं उनको प्यूरिफिकेशन करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। इसी के साथ आपका ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 4। नंबर 4 में हम यूज कर रहे हैं एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा CH3COOH। अब तक हमने जो पढ़े थे वो सारे इनऑर्गेनिक और स्ट्रॉन्ग एसिड थे। ये आपका इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक और स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक एसिड है। तो ध्यान रखना, अभी तक हमने जो पढ़े थे वो इनऑर्गेनिक के साथ साथ स्ट्रॉन्ग थे, जबकि ये ऑर्गेनिक के साथ वीक एसिड है। अब बात आती है कि इस एसिड के क्या क्या यूजेज हैं। तो ध्यान रखना, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है विनेगर, अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं, विनेगर भी बोलते हैं। विनेगर के अलावा इसको हम ग्लेशियल GAA ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड? क्योंकि बेटा ये सर्दियों में जम जाता है। तो इन विंटर सीजन, आपका जो विंटर सीजन होता है इसके अंदर ये बर्फ़ की तरह जम जाता है, और बर्फ़ की तरह जम जाने के कारण इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसको हम विनेगर भी बोलते हैं और ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये सर्दियों के अंदर जम जाता है। अब आता है इसका यूज। अब आप देखो, ये विनेगर है और विनेगर का मतलब इसको हम खाने की चीज़ में, अर्थात हमारे जो फूड मटेरियल्स है उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो सबसे पहला आएगा इसका यूज जो है विनेगर इन कुकिंग फॉर प्रिजर्वेटिव्स, अर्थात इसको हम खाने के पदार्थ जो हैं उनके प्रिजर्वेटिव में यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव से मतलब है कि हम कोई भी चीज़ है खाने की, उसको 4-5 दिन तक रख सकते हैं फिर भी वो ख़राब नहीं हो, तो उनको बचाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और दूसरा इसका जो यूज करते हैं हम करते हैं अचार, अपना जो अचार आता है उस अचार में इसको डालते हैं ताकि अचार ख़राब नहीं होता। इसके अलावा हमारा जो सोर्स आता है टोमेटो सोर्स, उस टोमेटो सोर्स में भी इसको मिलाया जाता है। तो ये प्रिजर्वेटिव है, अर्थात ये सुरक्षा करने का काम करता है। तो इसका दूसरा है मेकिंग पिकल्स। पिकल्स का मतलब होता है अचार, अचार बनाने में इसको यूज करते हैं। एंड टोमेटो केचप, टोमेटो केचप का मतलब हो गया आपके टमाटर का जो सोर्स आता है उसके अंदर भी इसको मिलाया जाता है ताकि ये उसको ख़राब होने से बचाता है। अब आता है नंबर 5। नंबर 5 में हम लेंगे बाय कार्बोनिक एसिड, और बाई कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। और ध्यान रखना, ये भी आपके स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक एसिड होता है। अब आता है इसका एप्लीकेशन। तो ध्यान रखना, बाई कार्बोनिक एसिड है, किससे बना होता है? देखो मैं इसको क्लियर कर दूं आपको, ये बना होता है H2 + CO2, वाटर और CO2 गैस के कॉम्बिनेशन से बना होता है। अब आपको पता है कि आपके सॉफ्ट ड्रिंक है, अर्थात हम कोको कोला, पेप्सी, मेरिंडा जो होती है उसकी ये बोतल है, इसके अंदर ये भरा हुआ है। अब हमें पता है कि जब हम इस बोतल को, कैप को हटाए बिना इस बोतल को जब हम हिलाते हैं और ढक्कन को हटाते हैं तो आपको पता है यहाँ से क्या होता है, आपकी जो भी ड्रिंकिंग है वो बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ये बाइकार्बोनिक एसिड ही भरा होता है, अर्थात ये जो H2CO3 वो भरा होता है।
जैसे उसको हम शेक करते हैं उसमें CO2 गैस बन जाती है और वो बाहर की तरफ आ जाती है। तो इसको यूज करते हैं हम सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर के अंदर। तो यूज इन फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। तो ध्यान रखना, इसका यूज हम सोडा वाटर के अंदर और आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है उन सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर यूज करते हैं। इसी के साथ आपके ये डिफरेंट एसिड्स के यूज वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट है कोरेसिव नेचर, अर्थात हम ऐसे बोलेंगे एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, और कोरोसिव को बोलते हैं संसारण। अर्थात आपके जो एसिड होते हैं वो डेंजरस होते हैं, वो बहुत ज्वलनशील होते हैं, इनफ्लेमेबल होते हैं। अर्थात जैसे मान लो ये हमारी स्किन है और आपको पता है अगर स्किन के ऊपर एसिड हम डाल दें तो हमारी स्किन यहाँ से क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है, अर्थात जल जाती है। इसलिए इनको हम कोरेसिव बोलते हैं। तो ध्यान रखना। अब कोरेसिव भी कौन से होते हैं, तो जो है इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल्स जो एसिड होते हैं वो ज़्यादा कोरेसिव होते हैं। तो इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड कोजेज सर्व बर्न ऑन स्किन। आपके इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड की वजह से हमारी जो स्किन है वो क्या हो जाती है, जल जाती है। आप ध्यान रखना। तो ये कोरेसिव होने की वजह से इनका जो स्टोरेज होता है, ध्यान रखना, ये कोरेसिव होने की वजह से इनका जो स्टोरेज होता है वो हमेशा ग्लास की कंटेनर में होता है। अर्थात हम इनको मेटल कंटेनर में नहीं रख सकते, इनको हमेशा ग्लास कंटेनर में रखते हैं। और ग्लास कंटेनर में भी इनका जो कॉर्क है, स्टॉपर जो होता है वो टाइटली पैक होता है, टाइटली पैक होता है और इनको हम ग्लास कंटेनर के अंदर रखते हैं। और वो भी इनकी जो ग्लास का कलर होता है वो वाइट नहीं होता, ब्राउन कलर में होता है। क्यों रखते हैं ब्राउन कलर में, ताकि ये सन के साथ रिएक्शन नहीं करे और इनके ऊपर हमेशा डेंजर्स का साइन बना होता है, इस तरह का साइन, क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, इन एसिड्स को हम कभी भी मेटल के अंदर नहीं रखते। तो एसिड्स आर नेवर स्टोरेड इन मेटल कंटेनर। अर्थात इन एसिड को हम कभी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो मेटल के साथ तो रिएक्शन कर जाते हैं। बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोइड एंड ईट अप मेटल कंटेनर। अर्थात वो मेटल कंटेनर के साथ रिएक्शन करके उसको नष्ट कर देते हैं। इसी के साथ आपका ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।